रुद्रा अकेडमी में समय देने के लिए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग एक बार पुनः हिंदी विषय से संबंधित तमाम प्रश्नों और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे, जो कि अक्सर कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और पुनः परीक्षाओं में सम्मिलित होने की संभावना भी है। ऐसे प्रश्नों का अध्ययन हम लोग तार्किक ढंग से करेंगे। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग अवश्य ही बने रहिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के और कैसे कैसे परीक्षा में पूछते हैं। पहला प्रश्न है, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। ध्यान दीजिए, यहां पर पूछा है क्या, संज्ञा। कौन सी संज्ञा है और कहां संज्ञा है, क्रोध शब्द में। ठीक, विकल्प दिया हुआ है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब हमको पहले शुरू से हम जाने कि ये सब जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या गुणवाचक भाव, इनको कहते हैं किसको है। तो ये जातिवाचक जो संज्ञा है, यह जाति विशेष का बोध कराता है। जाति विशेष का बोध कराता है, इसको हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है। यानी वह संज्ञा जो किसी जाति विशेष का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इसको देख लीजिए, क्या यह जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति का बोध करा रहा है, अर्थात नहीं। कहने का मतलब यह विकल्प गलत है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो किसी एक चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यानी जो शब्द किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको देख लीजिए, क्या इसमें सम्मिलित है, यानी यह भी इसमें सम्मिलित नहीं। कहने का मतलब यह भी विकल्प गलत है। इसके बाद है गुणवाचक। गुणवाचक संज्ञा नहीं, विशेषण है। इसके बाद क्या शेष बचता है, भाववाचक। ठीक, भाववाचक। भाववाचक का लक्षण क्या है, आपको हमने बताया भी है। वह शब्द जो कि केवल अनुभव किया जा सकता है, अनुभव, जिसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं, वह भाववाचक संज्ञा होता है। और यह जो क्रोध नामक शब्द लिखा हुआ है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, भली भांति मालूम है आपको, इसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि यह जो क्रोध है, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसमें से छांटना है। पहला है निजवाचक सर्वनाम, गणनावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक, निज, निज का मतलब क्या होता है, अपना। ठीक ना, निज का मतलब क्या होता है, अपना। यानी जो अपने आप का बोध कराता है, स्व का बोध कराता है, वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, और अब इसके हिसाब से देखा जाए, जो यहां पर हमने बताया है, इसके हिसाब से देखा जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम यह कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि वह केवल अपने आप का बोध करा रहा है। इसका पहचान क्या है, आप है, आप या अपने आप, यही इसका पहचान है। ये पूरा इसका पहचान है। ठीक है, उसके बाद है गणनावाचक सर्वनाम। ध्यान से देखिए, गणनावाचक सर्वनाम नहीं, गणनावाचक विशेषण होता है। ठीक, ये इस प्रकार से गलत हो गया। इसके बाद है संकेतवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखिए, निश्चयवाचक सर्व, पहले इसको देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं। ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध कराए, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका पहचान क्या है, यह वह। ठीक है,
तीसरा विकल्प क्या दिया हुआ है? संकेतवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए यह कैंची है, हमने कहा यह कैंची है, हमने क्या कहा? यह कैंची है। यह क्या है? यह एक पेन है। यह क्या है? दीवार है। ठीक, थोड़ा लिख लेते हैं। यह कैंची है, यह पेन है, वह दीवार है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। यह क्या है? यह सर्वनाम है, यह और वह। हमने कहा यह कैंची है, यह शब्द का हमने प्रयोग मुंह से भी किया और हमने हाथ का संकेत भी किया। हमने हाथ का क्या किया? संकेत किया। क्या किया? संकेत किया। किसके लिए किया? यहां पर लिखा हुआ है कैंची के लिए किया। लेकिन इस कैंची के लिए निश्चित रूप से, मतलब कि यह शब्द बता रहा है कि यह जो हाथ में है, जिसकी ओर संकेत किया गया है, यह निश्चित रूप से यही वस्तु है, न कि अन्य वस्तु है जो कि हाथ में हमारे है। ठीक, हमने कहा यह पेन है, यह पेन है, हमारे हाथ में है, संकेत किया जा रहा है, लेकिन यह निश्चितता का बोध भी करा रहा है। यह नामक शब्द, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यह निश्चितता का बोध करा रहा है कि यह इसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह इससे संबंधित होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका जो दूसरा नाम है वह संकेतवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐसा सर्वनाम जिसको हम संकेतित कर सकते हैं, संकेत के माध्यम से जान सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, 3 वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 अशुद्ध हैं यानी गलत हैं। जो सही है, जो शुद्ध है, उसको हमको चयन करना है। क्या चयन करना है? देखिए, पहला विकल्प है, मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर था। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा है? था, एक वचन। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मेरे, बहुवचन। इस मेरे के स्थान पर क्या होना चाहिए था? मेरा। क्या होना चाहिए था? मेरा। ठीक है, इसके बाद यहां पर मेरे शब्द का प्रयोग हुआ है। यह मेरे क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है ना? इस सर्वनाम का जो सबसे उपयुक्त अंश है, या इसको उपयुक्त रूप से लिखा जाए तो यह मेरे के स्थान पर क्या होगा? अपना। क्या होगा? अपना। ठीक है, अब सही हो गया। मेरे के स्थान पर मेरा होगा, क्योंकि यहां पर एक वचन है तो यहां पर भी एक वचन होगा। मेरे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? अपना है। मेरे के स्थान पर अपना शब्द का प्रयोग होगा। अब इसको पढ़िए, तो मेरे के स्थान पर मेरा ध्यान अपने, अपना या अपने मित्र की ओर था। अब यह शुद्ध हो गया। अब इन चारों में से छाटिए, क्या ऐसा शुद्ध वाक्य यहां पर लिखा गया है? मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर थे, यह भी गलत है, यह तो पहले ही गलत हो गया। मुझको ध्यान, यह मुझको शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान अपने मित्र की ओर था, यह भी गलत है। और हमने जो शुद्ध रूप बताया है, यहां पर मेरा, मेरा ध्यान, यह भी सही है। मेरे के स्थान पर अपना या अपने मित्र की ओर था, यानी कहने का मतलब कि यह विकल्प सही है और बाकी ये 3 अशुद्ध है। ठीक, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रमेश खाना खाकर सो गया। ध्यान से देखिए, रमेश खाना खाकर सो गया। ध्यान से देखिए, यहां पर 2 क्रिया का एक साथ प्रयोग किया गया है। 2 क्रियाएं हैं। क्या है? खाकर, यह भी क्या है? क्रिया है। और सो गया, सो गया, यह क्या है? यह भी क्या है? क्रिया है। ठीक, प्रश्न में जब ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए कि एक क्रिया संपन्न करने के बाद दूसरी क्रिया को प्रारंभ किया गया है या किए जाने की संभावना है, तो वहां पर हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो क्रिया संपन्न की जा चुकी है, यानी पहले की जा चुकी है और जो बाद में की जाने वाली है,
तो बाद में की जाने वाली क्रिया के पहले जो संपन्न की गई क्रिया है उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। जब एक क्रिया संपन्न करने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है, तो जो क्रिया संपन्न कर गई है या किया जा चुका है, जिस क्रिया को संपन्न किया जा चुका है, उस क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी पूर्व काल में, पहले के समय में जो किया गया है। तो यहां पर इसका सबसे सही विकल्प यह सी है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, यह घर मेरा है में कौन सा विशेषण है? क्या पूछ रहा है? विशेषण। रेखांकित अंश में, अच्छा ठीक है, रेखांकित अंश, अच्छा ठीक, यहां पर है रेखांकित अंश। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो आप जानते हैं कि यह क्या है, यह विशेषण नहीं है बल्कि क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में भी निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, ठीक। लेकिन पूछ क्या रहा है? विशेषण। यदि इसका इसके साथ संबंध कर दें तो इसका शुद्ध नाम हो जाएगा इसका, दूसरे का नहीं, इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो इसको शुद्ध रूप से कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या विकल्प में यह दिया गया है? इसको देख लीजिए, यहां पर दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए फिर से, यह जो शब्द दिया गया है रेखांकित अंश, यह क्या है? सर्वनाम यहां पर लिखा गया है। लेकिन पूछ क्या रहा है? विशेषण, कि यह कौन सा विशेषण है। तो जब हम जान गए कि यह शब्द सर्वनाम है तो हम बड़ी आसानी से इसका संबंध इससे करते हुए लिख सकते हैं कि यह सार्वनामिक विशेषण है। इसका उत्तर डी होगा, ठीक है। इसके पहले भी लिखा है निजवाचक। निज माने अपना होता है, यानी ऐसा विशेषण जो अपने आप से संबंधित होता है। संख्यावाचक, ये दोनों गलत है, ठीक। दोनों पूछा, ये भी गलत है, यानी यह सही है। इसके बाद सूर्योर्जा का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक। यहां पर देखिए संधि विच्छेद, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ठीक है ना। ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंत में क्या है? अ है, और द्वितीय पद के अंत में क्या, शुरुआत में क्या है? बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। यह गुण संधि है, ठीक। अ धन ऊ, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हमेशा यह बनेगा, ठीक। इस हिसाब से देखा जाए, यहां देखिए, इस हिसाब से देखा जाए तो यहां बीच में ये ओ आ रहा है, यहां पर लिखा गया है, ठीक। लेकिन एक बात और है, इसके आने के बावजूद भी यह विकल्प गलत है। इसके गलत होने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि पहले पद के प्रथम वर्ण में यह अ का मात्रा सम्मिलित है, ये अ का मात्रा है, जबकि यहां पर क्या है? उ का मात्रा है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि यहां पर र है और यहां पर क्या है? य है। इस हिसाब से यह विकल्प गलत है। इसके बाद दूसरा है सूर धन ऊर्जा, यहां भी वही कारण है, यहां पर र है, यहां पर य है। इस प्रकार से यह गलत हो गया, बाकी सब वही, नियम यही है। इसके बाद है सूर्य धन ऊर्जा, यह विकल्प सही होगा क्योंकि इसके आगे और कोई विकल्प नहीं दिया गया है, सभी तो होगा ही नहीं। सूर्य धन ऊर्जा, इसमें देख लीजिए, यह में असम्मिलित है और उ बड़ा उ बराबर क्या होगा? यहां पर लिखा गया है ओ। यह भी, यह लक्षण भी यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर, ठीक। इसके बाद यहां पर प्रथम पद के अंत में य वर्ण है, यहां पर भी य वर्ण है, ठीक। यानी यही विकल्प सबसे उत्तम है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? इसका सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए, उसके बाद समास विग्रह कर लीजिए। अ
धन जात धन शत्रु। ठीक, अ माने नहीं, जात माने पैदा हुआ, शत्रु। शत्रु। ठीक, अब इसका अजात शत्रु का आप समास विग्रह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा समास विग्रह? होगा वह जिसका कोई भी शत्रु पैदा न हुआ हो, अर्थात एक व्यक्ति विशेष, यह होगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अजात शत्रु का समास विग्रह क्या होगा? वह जिसका कोई भी शत्रु पैदा न हो। और हमने जो समास को पढ़ाया है उसको पढ़ाते समय हमने यह बात बताया था कि प्रथम पद धन द्वितीय पद, ये दोनों पद जब मिल करके किसी तीसरे पद की रचना करते हैं, न तो पहले पद का महत्व होता है न तो दूसरे पद का महत्व होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद को महत्व देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अजात शत्रु का जो समास विग्रह किया गया है, अजात शत्रु का जो समास विग्रह किया गया है, इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें यही बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, अगला प्रश्न, कान का कच्चा, यह मुहावरा है, इसका अर्थ पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। कान का कच्चा होने का मतलब, कान का कच्चा होने का मतलब शीघ्र विश्वासी, जो कोई जो कुछ भी कहे उस पर तुरंत विश्वास कर लेना, कान का कच्चा होना कहलाता है, यानी इसका विकल्प सी सही है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, मयूख, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची है, रोशनी का, चंद्रमा का, सूर्य का, किसका पर्यायवाची है यह पूछ रहा है। तो मयूख माने होता है किरण, मयूख माने क्या होता है? किरण, किरण से ही क्या होती है? रोशनी, रोशनी। अब एकदम आसानी से आप देख सकते हैं कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प बी सही है और बाकी विकल्प गलत है। इसमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदि शब्द का विलोम होगा। यहां पर क्या पूछ रहा है? विलोम, किसका विलोम पूछ रहा है? आदि का। विलोम माने उल्टा। ध्यान दीजिए, यह भ्रम पैदा करने वाला शब्द है। हमने कहा राम, श्याम, गीता, महेश, रमेश आदि बाजार गए, बाजार गए। ध्यान से पढ़िएगा इसको, राम, श्याम, गीता, महेश, रमेश आदि बाजार गए। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस शब्द को देख करके भ्रम में पड़ जाते हैं, इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इतने नाम गिनाने के बाद यह तो अंतिम में लिखा गया है, इसका मतलब इसका अर्थ होता है अंत। इस भ्रम में लोग पड़ जाते हैं। इतने नाम गिनाने के बाद यह यहां पर लिखा गया है, इसका मतलब होता है आदि का मतलब अर्थ, जो कि एकदम सरासर गलत है। इसका मतलब यह होता है कि इतने लोगों का नाम हमने सिर्फ गिनाया है, अभी बहुत सारे लोग हैं। कहने का मतलब कि इसका एकदम सीधा अर्थ होता है प्रारंभ। ये आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। जब आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, तो आदि का विलोम यानी उल्टा क्या हो सकता है? यहां पर लिखा गया है अंत। ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी भ्रम में पढ़ करके लिख देते हैं प्रथम,
जो कि यह सरासर गलत है। इसका सही सही उत्तर होगा विलोम होगा अंत, बाकी विकल्प गलत है। ठीक, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, न सावन सूखा न भादो हरा, यह लोकोक्ति है। इसका अर्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अर्थ। न सावन सूखा न भादो हरा, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। इसमें आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका विकल्प सी सही होगा, ए, बी और डी गलत होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाटक का पर्दा गिरना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, किसके लिए? नाटक का पर्दा गिरना। क्या अंत होगा? नहीं, अंत नहीं होगा। अंत का मतलब समाप्त हो जाना, लेकिन यहाँ पर समाप्त होने जैसा कोई भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये गलत है। अंत नहीं होगा, विराम होगा। विराम भी नहीं होगा। विराम का मतलब रुकना, थोड़ी देर के लिए, अधिक समय के लिए रुकना और रुकने के बाद चल देना, यानी रोक कर, नाटक को रोक करके पुनः उसको प्रारंभ कर देना। तो यहाँ पर रोकने और प्रारंभ करने की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए यह भी गलत होगा। इसके बाद है पटाक्षेप। पटाक्षेप का थोड़ा संधि विच्छेद करके अर्थ निकाल लीजिए, क्या होगा? पट धन आक्षेप। ठीक, पट माने क्या होता है? पर्दा। पट माने क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र। पट माने पर्दा, पट माने वस्त्र, पट माने दुपट्टा, है ना। इसके बाद आक्षेप का मतलब क्या होता है? ढकना। क्या होता है? ढकना, आवरण। ठीक है, ढकना या आवरण होता है। अब इसका अर्थ निकाल सकते हैं। नाटक का पर्दा गिरना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पटाक्षेप ही होगा। पट माने पर्दा का, आक्षेप माने ढकना, आवरण। ढकना या आवरण कब होगा? जब पर्दा गिरेगा तब होगा। ठीक है ना। सही विकल्प यही सी वाला होगा, बाकी सब विकल्प गलत होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 से 17 तक दिए गए विकल्पों में से एक की वर्तनी शुद्ध है और 3 की अशुद्ध, ठीक वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ये इसमें से वर्तनी को देखना है कि किसकी वर्तनी सही है और किसकी वर्तनी गलत है। यहां पर लिखा है व्यावहारिक। देखिए, आपके मन में यह भी प्रश्न भ्रम पैदा करने वाला है। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थियों का उत्तर गलत हो जाता है, इसलिए परीक्षा में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार, 2 बार, 3 बार उसको प्रश्न को पढ़िए और उसको ध्यान से समझिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो इसको देखिए, लिखा है व्यावहारिक। यह विकल्प लोग इसलिए सही कर देते हैं क्योंकि व्यावहारिक में जो मात्रा है, इसमें देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन इस बड़ी के स्थान पर क्या होता है? छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, और लोग जल्दबाजी के चक्कर में न तो बड़ी को देखते हैं और न तो छोटी को देखते हैं, जो भी सामने पाते हैं उसी को उठा करके आंसर में लिख देते हैं, जबकि यही कारण है कि उनका उत्तर गलत हो जाता है। यह प्रश्न, यह विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि र पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, जबकि होना क्या चाहिए? छोटी की मात्रा। ठीक, तो यहां पर देखिए व्यावहारिक, यह डी वाला विकल्प सही है। यहां पर र पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। दूसरी बात, एक जगह और गलत करते हैं। यहां पर व्या लिखा है, यहां पर व्य लिखा है। बहुत सारे लोग व्य, यहां पर भी मात्रा छोटी की मात्रा लगी है, यहां पर व्य लिखा हुआ है, यहां पर व्या लिखा हुआ है। यहां भी लोग इसको देखते हैं कि यहां पर तो छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब यह विकल्प सही होगा। ठीक है, और यहां पर या लगा हुआ है, यह पर आ का मात्रा लगा हुआ है, तो या नहीं होगा बल्कि यह होगा। कहने का मतलब इसे गलत बना देते हैं और इसको सही बना देते हैं, और जब कॉपी चेक होती है तो पता चलता है कि इसका जो सही उत्तर है यह डी वाला है और यह क्या है? गलत है। तो कहने का मतलब कि इस बात को आप लोग भली भांति समझ करके तभी उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहां पर इसकी वर्तनी शुद्ध है और बाकी 3 की वर्तनी
अशुद्ध है। उसके बाद है प्रश्न, अच्छा वही प्रश्न है, ठीक वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। उज्ज्वल है, मतलब कि यहां पर द वर्ण का प्रयोग किया गया है। द वर्ण का प्रयोग करने के कारण यह वर्तनी में अशुद्धि पाई गई है, यह गलत है। इसके बाद है उज्ज्वल, उज्ज्वल यह भी गलत है। यह पूरा ज नहीं होता है बल्कि आधा ज होता है। कहने का मतलब कि डबल आधा ज का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर विकल्प सी में प्रयोग किया गया है। यहाँ भी आधा ज, यहाँ भी आधा ज है, उसके बाद व ल है। यह विकल्प सही है और बाकी सारे विकल्प गलत हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है उपर्युक्त। ठीक, उपर्युक्त, उपर्युक्त सही ढंग से कैसे लिखा जाता है? उपर्युक्त, ठीक है ना। य पर छोटा उक मात्रा और य पर ये र, यही शुद्ध है। री अलग से नहीं होता है। यह री जो होता है यह य पर य में सम्मिलित होता है, जैसे वहां पर हमने लिखा है। तो यह भी गलत है। बहुत कई स्थानों पर, कई जगहों पर इस शब्द का प्रयोग किया हुआ हम लोग पाते हैं, या हम लोग खुद ही कर देते हैं, मतलब जो परीक्षार्थी हैं कर देते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। उचित क्या है? यह जो लिखा हुआ है, यह डी वाला विकल्प उपर्युक्त, यह तो एकदम गलत है। ठीक, उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, ठीक वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, हमेशा पूछता रहता है, परीक्षार्थी हमेशा भ्रम में पड़ते रहते हैं। बोलने में बड़ा आसान होता है, कवित्री ना, यानी जैसा उच्चारण करते हैं उसी के अनुसार उत्तर छाट कर लिख देते हैं। परिणाम क्या होता है कि वह उनका उत्तर गलत हो जाता है। कवित्री, यह बोलने में तो बड़ा आसान है, लेकिन यह विकल्प सही नहीं है। कवियत्री, यह भी गलत है। कवयित्री, यह विकल्प सी सही है। कवयित्री, जिसका ये जो शुद्ध होता है, कवियत्री इसको बोला जाता है, न कि कवियत्री बोला जाता है। हालांकि हम लोग या जो विद्यार्थीगण हैं, बोलने की सुविधा की दृष्टि से भले ही इसको शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन यह शुद्ध होता नहीं है, बल्कि शुद्ध कौन होता है? यह होता है। यानी ये दोनों विकल्प गलत हैं और विकल्प सी सही है। ठीक, उसके बाद आविष्कार, देखिए यह भी प्रश्न आपको भ्रमित कर देता है। आविष्कार, 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 एक दूसरे से मिलते जुलते विकल्प यहां पर दिए गए हैं और इन्हीं मिलते जुलते विकल्पों में लोग उलझ जाया करते हैं, भ्रम में पड़ जाया करते हैं। यहां पर लिखा है आविष्कार, मान लेते हैं कि परीक्षार्थी इस बात से अवगत होते हैं कि यहां पर अ नहीं, अ के स्थान पर क्या होता है? आ होता है। ठीक है ना, यह प्रश्न ऐसे गलत हो गया, मतलब यह विकल्प ऐसे गलत हो गया। लेकिन यहां पर जब आते हैं और यहां पर भ्रम में पड़ जाते हैं अपने आप को, मतलब कि इस जो विकल्प लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, और इस यहां पर शुरुआत में जो आ लिखा हुआ है और बीच में एक में षटकोण वाला स और एक में स्लीफा वाला स का प्रयोग किया गया है, इसका ध्यान लोग नहीं देते हैं, इसका और इसका, और इसको बहुत आसान समझ लेते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही आसान है, और आसानी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में यहां पर भी ऐसे लोग भूल कर बैठते हैं। तो यहां पर हमेशा आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें जो स का प्रयोग किया गया है आविष्कार में, आवी, आवी के बाद जो स का प्रयोग किया गया है यह सलीफा वाला स नहीं होता है बल्कि षटकोण वाला स होता है। तो यहां पर होगा आविष्कार, यह सही है, यानी यह विकल्प सही है, यह दोनों विकल्प गलत है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, अन्यथा परीक्षा में पुनः भ्रमित हो जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 18 से 20 तक दिए गए शब्द का समानार्थी का चयन करें। समानार्थी, समानार्थी का मतलब क्या होता है? समान धन अर्थी। समानार्थी को अगर हम अलग अलग करें, समान धन अर्थी, समान अर्थ को देने वाला,
ठीक है, यहां पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, समान अर्थी, समान अर्थ को देने वाला। तो यहां पर 18वां प्रश्न है वारिद। वारिद का जो अर्थ होता है उसके समान अर्थ देने वाला कोई विकल्प है या नहीं है, इसी को इसमें से छांटना है। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए। वारिद, वारिद कहते किसको है? वारि धन द। वारि का मतलब क्या होता है? पानी, और द का मतलब देने वाला, देने वाला। आप कहेंगे कि हैंडपंप भी तो पानी देता है, आप तो कहेंगे कि नदी भी तो पानी देता है, कुआं भी तो पानी देता है ना? तो इसका अर्थ हैंडपंप नहीं होगा, क्योंकि हैंडपंप तो बिगड़ भी जाता है, सूख भी जाता है ना? एक स्थान पर से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर भी लगाया जा सकता है। वारि, वारि माने पानी, द को देने वाला मतलब कि बिना मांगे स्वेच्छा से, ठीक है ना? इसको हम कह सकते हैं बादल। अब बादल का अर्थ इसमें से कौन देता है, इसको देखिए। बादल का अर्थ, वारिद का मतलब बादल, क्या हुआ? बादल। बादल का के समान अर्थ कौन देता है? यहां पर है जलज। जलज का अर्थ क्या होगा? जल धन ज। जल से ज माने पैदा होने वाला, तो जल से पैदा होने वाला अर्थात क्या होगा? कमल। ठीक, यानी यह अर्थ गलत है। जलधि, जल धन धी, जल का धी माने खजाना, यानी क्या होगा? समुद्र। ठीक है, जलधि माने क्या होगा? समुद्र। और समुद्र इसका पर्याय नहीं होता है, न तो इसका समानार्थी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? अम्ब। अम्ब माने क्या होता है? पानी। अम्ब माने केवल पानी होता है, न कि पानी को देने वाला होता है। इसके बाद जलद, जल इसका क्या होगा? जल धन द, जल को द माने देने वाला। ठीक है, जल को देने वाला। और कहा गया? वारि माने पानी, जल माने पानी, पानी देने वाला, जल देने वाला, दोनों समानार्थी हो गए ना, एक ही अर्थ को दे रहे हैं ना। वारिद इसका अर्थ पानी देने वाला, और जलद का मतलब पानी देने वाला, दोनों का अर्थ समान हुआ। कहने का मतलब कि वारिद का सही विकल्प यह डी होगा। यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, केवल डी वाला सही है। ठीक, इसके बाद है यमुना। यमुना का समानार्थी कौन है? समान अर्थ देने वाला कौन है? तड़ाग। तड़ाग माने क्या होता है? तालाब। यह नहीं होगा। यमुना क्या है? यमुना एक नदी है। इसके बाद क्या होगा? नदी होगी? नदी, नदी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यमुना खुद एक नदी है। यह भी संज्ञा है, यह भी संज्ञा है, लेकिन यह जातिवाचक संज्ञा है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि जिससे किसी एक का बोध हो, तो यमुना तो एक ही है। लेकिन यहां पर जो नदी शब्द का प्रयोग किया गया है, यह जातिवाचक संज्ञा में इसलिए सम्मिलित है कि संसार में बहुत सारी नदियां हैं। कौन सी नदी? कोई छोटी नदी है, कोई बड़ी नदी है, कोई कम चौड़ी है, कोई अधिक चौड़ी है ना? कोई सदावाहिनी नदी है, तो कोई सूखी नदी है। तो यह यमुना जो है नदी के अंतर्गत आती है, इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं होगा। इसके बाद क्या लिखा है? अर्कजा। अर्कजा माने क्या होता है? अर्क, अर्क धन जा। अर्क माने क्या होता है? सूर्य, और जा माने होता है पैदा होने वाली। ठीक है ना? देखिए यह जो शब्द, यह जो लिखा हुआ है जा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके पहला वाला जो प्रश्न था उसमें एक शब्द था ज ल धन ज, ठीक ना? यहां पर ज शब्द का प्रयोग और यहां पर जा का प्रयोग। यह जा स्त्रीलिंग की ओर संकेत कर रहा है,
और यह ज पुल्लिंग की ओर संकेत कर रहा है। तो सूर्य से पैदा होने वाली, होने वाला नहीं होगा बल्कि क्या होगा, होने वाली, सूर्य से पैदा होने वाली, कहने का मतलब सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात कौन, यमुना। ठीक है, कहने का मतलब विकल्प बी सही है और बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सुगंध। सुगंध का भी समानार्थी हमको छांटना है। क्या पुष्प होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुष्प में सुगंध होता है, न कि समानार्थी सुगंध का समानार्थी पुष्प होगा। केसर होगा? यह भी नहीं होगा। केसर में सुगंध होता है लेकिन में होता है, ठीक है ना, जबकि इसका समानार्थी नहीं है। क्या होगा? सौरभ होगा। सौरभ का सीधा अर्थ होता है सुगंध। आप लोग पढ़े भी होंगे, सौरभ का अर्थ क्या होता है? सुगंध होता है। कहने का मतलब कि सुगंध का समानार्थी पूछ रहा है, तो विकल्प बी सही होगा और बाकी विकल्प गलत होंगे। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो और इसी प्रकार से आज की हमारी जो कक्षा है वह संपन्न होती है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।